नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पीएम मोदी सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले नेता बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार दिए। 10 जून के करंट अफेयर जान लेते हैं। आज के प्रमुख करंट अफेयर जो सरकारी नौकरियां की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम लोग नेशनल की बात कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले नेता बने। 10 जून को पीएम नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बने। पीएम मोदी ने देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा किया और जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। जवाहरलाल नेहरू ने आम चुनाव 1952 के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर 4,398 दिन का लगातार कार्यकाल पूरा किया था। इसके साथ ही इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया था और उनका ये कार्यकाल 4,077 दिनों का था। कांग्रेस पार्टी ने 1951 से 52 में पहला आम चुनाव जीता और फिर 1957 और 62 में भी जीत हासिल की और वह 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले तक इस पद पर रहे। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बात जान ले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र दिए। 8 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में जवानों और उनके परिवारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इन शौर्य चक्रों में मरणोपरांत 2 कीर्ति चक्र, 3 वीर चक्र और 1 शौर्य चक्र शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उन्हें पहले शौर्य चक्र भी मिल चुका है। ग्रुप कैप्टन मनीष ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान लड़ाते हुए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले में हिस्सा लिया था। वहीं LOC पर 3 आतंकियों को मार गिराने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में सैन्य अभियान के दौरान बहादुरी दिखाने वाले मेजर आदित्य प्रताप सिंह को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान साहस दिखाने वाले पुलिस अधिकारी लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख को भी ये सम्मान मिला। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए ने नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत समुद्री के रास्ते दुनिया का चक्कर पूरा करने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 4 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद लांस दफादर बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में यह वीरता पुरस्कार उनकी पत्नी और मां को प्रदान किया। 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस के मेजर आशीष कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। नवंबर 2024 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान उन्होंने ऑपरेशन का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। दोनों अधिकारियों ने 16 अप्रैल 2024 को एक बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नेतृत्व किया था। नक्सलियों के हमले के बीच उन्होंने 3 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ में मोर्चा संभाला, घायल जवानों को सुरक्षित निकाला और अभियान को सफल बनाया। सिपाही जनरल प्रवीण प्रभाकर की मां ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से कीर्ति चक्र लिया। इंदौर में BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। 9 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। ये समिट 13 जून तक चलेगी। इस बैठक में ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्री शामिल हुए। इस समिट में खाद्य सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर ट्रेड और छोटे किसानों पर बात होगी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक दुनिया का लगभग 42% कृषि भूमि, 68% कृषि जोते और 42% खाद्य उत्पादन ब्रिक्स देशों में के पास है। इस समिट में कृषि क्षेत्र के नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर चर्चा की जाएगी। जलवायु परिवर्तन के दौर में खेती को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, इस पर सेशन आयोजित होंगे। इस समिट में छोटे किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। इस समिट में कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर चर्चा की जाएगी। जलवायु परिवर्तन के दौर में खेती कैसे सुरक्षित बनाया जाए, इस पर सेशन आयोजित होंगे। इस समिट में छोटे किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन
में फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाने, एग्रीकल्चर इनोवेशन, एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी पेश किया जा सकता है। ये ब्रिक्स की बैठक 16वीं बैठक है जिसमें 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल की बात करें तो H1B वीजा में $1 लाख के शुल्क पर अमेरिका कोर्ट ने रोक लगाई। 8 जून को अमेरिका ने फेडरल कोर्ट के ट्रंप के H1B वीजा पर $1 लाख करीब 95 लाख रुपये फीस वसूलने वाली नीति को रद्द कर दिया है। बोस्टन कोर्ट ने कहा कि ये फीस नहीं बल्कि एक टैक्स है और इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद की मंजूरी जरूरी होती है। ट्रंप ने सितंबर 2025 में कहा था कि H1B वीजा पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने वाले कंपनियों को उनके हर वीजा के लिए $1 लाख की एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। इसके बाद 20 राज्यों ने अटॉर्नी जनरल से इसे चुनौती दी थी। अब कोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्रंप सरकार अपील कर सकती है। H1 वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां कुछ समय के लिए विदेशों से हाई स्किल प्रोफेशनल को नौकरी पर रख सकती हैं। पहले H1 वीजा आवेदन करने पर कंपनियों को करीब $2000 से $5000 तक फीस देनी पड़ती थी। इस वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय IT और टेक प्रोफेशनल करते हैं। विदेशी मंत्री S जयशंकर ने इसी साल मई में अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो के सामने H1 वीजा का मुद्दा उठाया था। रूबियो ने माना था कि नई इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव के दौरान कुछ दिक्कतों और तनाव हो सकते हैं। अब जान लेते हैं H1 वीजा आखिर होता क्या है। H1 वीजा एक नॉन एग्रीमेंट वीजा है। H1 वीजा स्पेशल टेक्नोलॉजी स्किल वाले पदों पर विदेशी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है। H1 वीजा IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशनल वाले लोगों के लिए जारी होता है। अमेरिका हर साल 65,000 लोगों को H1 वीजा देता है। H1 वीजा की टाइम लिमिट 3 साल के लिए होती है। जरूरत पड़ने पर H1 वीजा 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका से H1 वीजा प्राप्त करने वाला भारत सबसे आगे है। भारत में लगभग 73% लोग H1 वीजा का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप लोग इस आंकड़े के लिस्ट में देख ही सकते हैं। मिसलिनियस की बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने 250 मेगावाट की सोलर BESS परियोजना को मंजूरी दी। 9 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सेना की जमीन पर पड़ने वाले बड़े पैमाने के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट 250 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पावर प्लांट के तैयार किया जाएगा। ये बैटरी सोलर स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS के साथ विकसित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें सेना के जमीन पर BESS के साथ बड़े पैमाने पर सौर एनर्जी प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू की जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक खाली पड़ी सेना की जमीन रक्षा भूमि के बेहतर इस्तेमाल की अपनी पहल के तहत NTPC के जरिए इस प्रोजेक्ट को विकसित किया जाएगा। ये पहल क्लीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी बढ़ाएगी, साथ ही इससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता कम होगी। ये प्रोजेक्ट डिफेंस इंस्टीट्यूट्स को और मजबूत करना और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS एडिशनल सोलर एनर्जी स्टोरेज करता है और कम वोल्टेज या रात के समय बिजली उपलब्ध कराने में मदद करता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेश DGDE एक साथ मिलकर काम करेंगे। BESS सिस्टम एनर्जी सप्लाई और ज़्यादा स्थिर बनाता है। वहीं आज का इतिहास की बात करें तो 1890 में ब्रिटिश सरकार ने रविवार को आधिकारिक तौर पर साप्ताहिक छुट्टी घोषित की गई। इससे पहले हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़ता था। 1986 में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीता था। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने ये मैच 5 विकेट से जीता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।